द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है लेकिन कम नहीं है। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। तो आपको ये जानना है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। पावर प्लांट होते हैं, पावर प्लांट में जो लाइट जनरेट होती है वो 11 किलो वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट तक होता है। 11 केवी से 33 केवी। 11 केवी मीन्स 11,000 एंड 33 केवी मीन्स 33,000। तो ये स्थिति है। फिर उसके बाद एक बार इसको बढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन होता है लाइट का, तो इसको बढ़ाते हैं अप टू 100 केवी टू 765 केवी। मीन्स 100 केवी तक इसको बढ़ाते हैं, 765 केवी तक। 100 केवी से लेकर के 765 केवी तक इसको बढ़ाया जाता है। अच्छा, बढ़ाते कैसे हैं? उसमें भी ट्रांसफार्मर लगता है, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगता है। और फिर जब ये लंबी दूरी पे ट्रांसमिशन हो जाता है, फिर तरह तरह के जो है वहाँ सब स्टेशन हैं और जो है पावर हाउसेज हैं, उनके जरिए फिर उनको लोअर डाउन किया जाता है, उनकी वैल्यू को घटाया जाता है। जब पावर प्लांट में बनी बिजली, उसके बाद फिर उसको बढ़ाया गया, क्योंकि लंबी दूरी ट्रेवल करनी है। लंबी दूरी ट्रेवल करके जब सब स्टेशनों पे जाती है तो वहाँ फिर कम किया जाता है, क्योंकि इसको घरों में सप्लाई करना होता है। फिर जब हमारे घरों में आती है बिजली तो उसकी वैल्यू होती है कितनी? 220 वोल्ट्स। वो काम भी कौन करता है? ट्रांसफार्मर ही करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि आप समझ लीजिए बिना ट्रांसफार्मर के कुछ हो ही नहीं सकता, बिजली की सप्लाई ही नहीं हो सकती। तो ट्रांसफार्मर में आप अब ये सोच रहे होंगे कि एक बार तो ज्यादा हो रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक ही चीज दो काम कैसे कर रही है। तो जब वैल्यू को ज्यादा किया जाता है तो उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जब वैल्यू को लोअर डाउन किया जाता है, मतलब वैल्यू को कम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हमको इन दोनों ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है। ऑन व्हिच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। In last chapter, I have told you that there are two types of induction are found. The first one is the self induction and second one is the mutual induction. Self induction, single coil, self generated EMF, self generated induction current. But in mutual induction there are two coils, primary coil and secondary coil. When we make change in first coil, in magnetic flux of the first coil, then an electromotive force will be generated into the second coil due to the effect of first coil. So this process is called as the mutual induction. तो वही म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस यहां पे ट्रांसफार्मर में अप्लाई किया जाता है, उसको यूज किया जाता है। वो सिर्फ एक प्रिंसिपल है, उसको यूज किया गया ट्रांसफार्मर में। अब यहां पे क्या होता है? यहां पे आपकी दो कॉइल्स होती हैं। इधर होती है प्राइमरी कॉइल, इधर हम इनपुट देते हैं, और इधर होती है सेकेंडरी कॉइल, इधर हमको आउटपुट मिलता है। ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रांसफार्मर का, जिसमें कि आपको प्राइमरी कॉइल पे इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और सेकेंडरी कॉइल पे हमको आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है। कैसे होता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। ये जो फेरे हैं, ये जो टर्न्स हैं, इन फेरों की संख्या पे डिपेंड करता है।
अगर प्राइमरी में फेरे कम है और सेकेंडरी में फेरे ज्यादा है तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मींस अगर हम प्राइमरी के फेरों को नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एनपी से डिनोट करें और सेकेंडरी के फेरों को नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एनएस से डिनोट करें। व्हाट इज एनपी? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द प्राइमरी कॉइल। एंड व्हाट इज एनएस? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द सेकेंडरी कॉइल। इफ एनएस इज ग्रेटर देन एनपी then the transformer is called as the step up transformer. Step up transformer means we get the value at the secondary coil will be higher than the value at primary coil. हमको जो आउटपुट मिलेगा वोल्टेज वो इनपुट से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। बट इन केस वी हैव टू लोअर डाउन द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अगर हमको अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को कम करना हो देन द सेम थिंग विल बी डन। नंबर ऑफ टर्न्स इनटू प्राइमरी कॉइल्स विल बी इंक्रीज्ड एंड नंबर ऑफ टर्न्स इनटू सेकेंडरी कॉइल विल बी डिक्रीज्ड। कम कर दिया जाएगा सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को एंड दैट विल बी लाइक एनपी इज ग्रेटर देन एनएस एंड दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ड्यूअल इंडक्शन काम है वोल्टेज को बढ़ाना या वोल्टेज को घटाना, लेकिन पावर में फर्क नहीं आता है। इनपुट पावर सप्लाई और आउटपुट पावर सप्लाई बराबर होती है, पावर जो है वो इक्वल ही होती है, बस केवल क्या होता है वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाता है। और वोल्टेज अगर बढ़ेगा घटेगा तो उसके साथ जो करंट होगी वो भी इफेक्टेड होगी। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट ज़्यादा हो जाएगी। तो पावर सप्लाई जो है वो मेंटेन रहती है। जैसे P = VI फार्मूला होता है पावर सप्लाई का, ठीक है। अब मान लीजिए पावर हमको 50 वाट का चाहिए, कितना चाहिए? एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं। और प्राइमरी कॉइल में हमने जो है इनपुट दे दिया, इनपुट यहां पे होता है, इनपुट हमने दे दिया वोल्टेज का 10 वोल्ट और मान लीजिए करंट सप्लाई है 5 एम्पियर की, कितनी? 5 एम्पियर की। तो पावर कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, क्या हो? स्टेप डाउन। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा? जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तब जानते हैं क्या होगा? हम मान लीजिए कि वोल्टेज की जो वैल्यू है वो लोअर डाउन होकर के 5 वोल्ट रह जाती है। कितनी रह जाती है? अगर ये 5 वोल्ट रह जाती है तो करंट इंक्रीज हो जाएगी। हमने बताया कि पावर सप्लाई जो है, पावर जो है वो कम नहीं होगी, केवल वोल्टेज कम होगा और उसके रिस्पेक्ट में करंट बढ़ जाएगी। तो करंट मान लीजिए हो गई 10 एम्पियर की। कितनी? तो पावर, ये इनपुट पावर थी, पावर आउटपुट कितनी आ जाएगी? 5 × 10 50। तो यहां भी 50 वाट और यहां भी 50 वाट। तो आप देख रहे हैं कि जो पावर इनपुट है और पावर आउटपुट है वो इक्वल है। सो इन केस ऑफ द ट्रांसफार्मर वी कैन ओनली लोअर डाउन और increase the value of voltage, but power supply input power and output power remains same। पावर जो है वो कम नहीं पड़ती है, पावर बराबर रहती है। फर्क किस पे पड़ता है? अगर इनपुट पे हम वोल्टेज कम डाल रहे हैं तो आउटपुट पे ज्यादा मिलेगा लेकिन करंट कम मिलेगी। यहां पे अगर वोल्टेज कम डाल रहे हैं तो करंट ज्यादा होगी, ठीक है। करंट उसी के रिस्पेक्ट में बढ़ती और घटती रहती है और वही जाकर के मैनेज करती है किसको? पावर को। खैर, ये बात हो गई कि पावर पे फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी चीज है कि ये जो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इनपुट है। इनपुट में हम क्या करते हैं, ये जो वायर जो लपेटा गया है प्राइमरी कॉइल पे, ये मेड ऑफ कॉपर होता है। काहे का है ये? कॉपर वायर है। और ये जो कोर है ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है। क्या होती है? लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब है कि सॉफ्ट आयरन के छोटे छोटे कई सारे जो है इस तरह के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर चिपका करके उसको मोटी एक आयरन कोर बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ये स्लाइस के स्लाइस रहते हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर चिपका दिया जाता है तो एक मोटी कोर बन जाती है, चौकोर। ठीक है, अब ये जब आपकी ये जो है इसमें एक ही नहीं है, ये पूरा एक नहीं है, आपको दिखने में एक लग रहा है, एक नहीं है, ये इसमें कई सारे सेम साइज और शेप के टुकड़ों को सॉफ्ट आयरन के उनको जोड़ करके इसको बनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया गया है और लैमिनेटेड क्यों है? क्यों सॉफ्ट आयरन ही यूज हुआ है और लैमिनेटेड क्यों है? तो सॉफ्ट आयरन की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब होता है अपने, परमिएबिलिटी मींस परमिशन, कोई चीज किसी चीज को परमिशन देती है। तो जब जैसे सॉफ्ट आयरन है तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लो को परमिशन देता है कि बहुत अच्छे से हम फ्लो करवाएंगे। ठीक है, तो वो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हो गई। तो सॉफ्ट आयरन को यूज करने का यही रीजन है कि इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। और एक होता है हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, हिस्टेरिसिस लॉस कम होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ज्यादा होती है। तो दो चीजों की वजह से हम सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करते हैं। कॉपर वायर इसलिए यूज करते हैं कि इसका जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो यहाँ पे जनरेट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स सेफली, वो जा करके सेकेंडरी कॉइल तक ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसमिशन उसका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस होंगे, जैसे यहाँ इनपुट डाला गया, इनपुट करंट डाली गई, और इनपुट करंट जो होती है वो अल्टरनेटिंग होती है। अल्टरनेटिंग का मतलब है लगातार चेंज होते रहना विद टाइम, कम ज्यादा, वो तो साइकिल्स में चलती है। जब साइकिल्स में चलती है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा सेल्फ इंडक्शन के थ्रू। इसमें क्या होगा? सेल्फ इंडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इसमें भी वही प्रोसेस स्टार्ट होगा और इसमें भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में। तो ट्रांसफार्मर का यही प्रिंसिपल है और वर्किंग है। और इसमें जो चीजें यूज हुई हमने बताया, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज हुआ, कॉपर वायर क्यों यूज हुआ। ठीक है, इनपुट में हम क्या डालते हैं, आउटपुट में हमको क्या मिलता है। अब एक चीज और जान लीजिए, इधर फेरे जब कम रहते हैं तो तार जो है वो मोटा होता है, और इधर फेरे जब ज्यादा होते हैं तो तार जो है वो पतला होता है। मोटे तार के कम फेरे, पतले तार के ज्यादा फेरे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में फेरे ज्यादा होते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में फेरे कम होते हैं। उसी रिस्पेक्ट में प्राइमरी कॉइल के फेरे डिसाइड हो जाते हैं। अगर प्राइमरी में फेरे कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर प्राइमरी में फेरे ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसमें हम जानते हैं फैराडे का लॉ हमने पढ़ा है? फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है वो हो जाता है -n di अपॉन dt। प्राइमरी कॉइल है तो d∅b अपॉन dt, np d∅b अपॉन dt। यही तो है फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ इज द न्यूमैन्स लॉ एंड फैराडे सेकेंड लॉ इज द लेंज लॉ।
तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ये है, मान लीजिए प्राइमरी कॉइल में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, दैट इज माइनस एनपी डी फाइव बी अपॉन डी टी। इन सेकेंडरी कॉइल माइनस एनएस डी फाइव बी अपॉन डी टी। सेकेंड इक्वेशन, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, देन EP upon ES will be equal to NP upon NS। क्या होगा? EP upon ES mean the ratio of induced EMFs into primary and secondary coil will be equal to the ratio of number of turns into the primary and secondary coil. If resistance of primary and secondary coil is 0, then अगर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस 0 हो, क्योंकि ये तो क्या है, ये इंडक्शन है ना, ये जो कॉइल है इंडक्टिव कॉइल है, तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस 0 माने तो क्या होगा, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। सो दिस फार्मूला विल बी इक्वल टू वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ओके, सो एक कॉमन फार्मूला हमको मिलेगा, वो होगा EP अपॉन ES इज इक्वल टू VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। ये एक कॉमन फार्मूला हमको ट्रांसफार्मर के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला है। स्टार्ट हम यहां से करते हैं कि प्राइमरी कॉइल में अगर सेल्फ इंडक्शन के थ्रू इतना ईएमएफ जनरेट हुआ और सेकेंडरी कॉइल में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू इतना ईएमएफ जनरेट हुआ, तो क्या होता है, ये इक्वेशन कहां से आए, फैराडे के लॉ से आए, और उसके बाद में हम इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड से डिवाइड कर दे तो EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS हमको मिलता है। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस 0 माने तो VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS हो जाएगा। मतलब कि ये EP और ES जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, VP और VS के। फाइनली हमको ये फार्मूला मिलेगा, EP अपॉन ES इक्वल टू VP अपॉन VS इक्वल टू NP अपॉन NS। निकाला EP अपॉन ES इज इक्वल टू VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS। EP अपॉन ES, द रेशियो ऑफ EMFs इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। अगर हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस 0 हो, तब जो EP होगा वो VP के बराबर होगा और जो ES होगा वो VS के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, NP अपॉन NS के। और यही सारी चीजें बराबर होती हैं R के। R क्या है, R को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर। किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है R। हिंदी में इसको हम परिणमन अनुपात बोलते हैं, परिणमन अनुपात। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। Efficiency of transformer we have already discussed। हमने कहा कि अगर कोई चीज 100% आउटपुट देती है, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होता है,
तो क्या होता है, उसकी इफिशियंसी 100% मानी जाती है। उदाहरण में हमने बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको दिया कि अगर हम कोई चीज खरीद के लाएं और जितने जो हमको दुकानदार प्रॉमिस करता है कि ये इतना प्रोडक्शन करेगी, अगर वो उतना ही प्रोडक्शन करती है जितना कि उस पर लिखा है, जैसे गाड़ी हमने लिया और उस पर लिखा है माइलेज 101 kmpl, मीन्स kmpl किलोमीटर पर लीटर, 101 किलोमीटर 1 लीटर में गाड़ी चली जाएगी। बहुत खुश होकर के हम ले आए, भैया गाड़ी 101 किलोमीटर चलेगी, बहुत पैसा बचेगा, आराम से 1 लीटर में 101 किलोमीटर घूमेंगे। बट ऑन द ग्राउंड लेवल जब हम उसको घर पे लेके आते हैं तो 70 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, 70 kmpl दे रही है। तो क्या हुआ, सारे सपने हमारे धरे के धरे रह गए कि ये तो 101 का देने वाली थी, 70 ही दे रही है। सो दैट इज नॉट 100% एफिशिएंट। जितना बताया गया उतनी, हमने कहा 100% एफिशिएंसी तब होगी जब इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होगी, मतलब जो आउटपुट पे हमें मिल रहा है वो इनपुट के बराबर होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो कहाँ चली जाती है एनर्जी, वो लॉस हो जाती है। किस तरह से लॉस होती है, ईडी करंट लॉस, फ्लक्स लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस एंड कॉपर लॉस। अब ये चारों लॉस होते कैसे हैं? ईडी करंट क्या होती है? ईडी करंट एक ऐसी करंट होती है, हिंदी में हम उसको कहते हैं भंवर धाराएं। भंवर देखे हो, पानी में जो भंवरा पड़ता है, भंवर धाराएं मतलब उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उल्टी सीधी डायरेक्शन में वो किसी भी जो कोर हमारी होती है उसमें ट्रेवल करती हैं। तो उनका काम क्या होता है, वो जो मुख्य धारा है हमारी, जो मेन करंट है, उसको वो रेजिस्ट कर देती है, सही से बहने नहीं देती। ठीक, तो वो जब रेजिस्ट करती है तो उसका इफेक्ट हमारी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी पे पड़ता है, ईडी करंट लॉस बोलते हैं उसको। फिर बात आती है फ्लक्स लॉस की। ड्यू टू क्या, जब हम ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जब बनता है ट्रांसफार्मर, जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे कुछ कमियों की वजह से क्या होता है, 100% जो फ्लक्स होता है उसमें वो नहीं पहुंचता है प्राइमरी टू सेकेंडरी, उसमें लॉस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लक्स लॉस, स्ट्रक्चरल इशू की वजह से। ठीक, तीसरा है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, तो इसमें भी लॉस हो जाता है। चौथा है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, जो कॉपर के वायर यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो हीट हो जाते हैं, तो उनमें एनर्जी हीट के रूप में लॉस हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो इन सारे लॉसेस की वजह से जो 100% इनपुट पावर है वो आउटपुट पे हमको नहीं मिलती है। अगर 100% नहीं मिलती है तो इफिशिएंट 100% ट्रांसफार्मर नहीं होगा। लेकिन जब हम इफिशियंसी की बात करते हैं तो इफिशियंसी का फार्मूला हमको निकालना है, तो इफिशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट पावर होगी Vs Is, इनपुट पावर क्या होती है Vp इंटू IP। ये होता है हमारा ईटा। ठीक है, क्या होता है ईटा। अब अगर इसको हम अगर जो है एक मिनट रुक जाओ अनिकेत, तो ईटा जो है वो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, ये इसका फार्मूला हो गया एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर के लिए। तो अब ट्रांसफार्मर में हमने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। नंबर 2, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या है।
नंबर 3 अबाउट द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। नंबर 4 फार्मूला हमने निकलवा दिया। नंबर 5 हमने बताया आपको इफिशियंसी के बारे में। और नंबर 6 हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं उसके बारे में। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ये मान के चलिए कि इस पे या तो न्यूमेरिकल आता है या फिर आपकी थ्योरी 101% मान के चलिए हर बार